सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। वापस से हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स की। जैसे हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट्स है बेसिक मैथ्स के या मैथ्स के जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें 11th और 12th में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी लेक्चर 3 में कुछ और ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन की। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये बचपन में, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेशियो की। तो अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ, तो जैसे अगर अपन बोलते हैं कि 1/2 है, तो कई बार हम 1/2 को 1:2 भी बोल देते हैं, या 2:4 है तो उसको भी हम 2/4 बोल के 1/2 बोल देते हैं। तो बेसिकली रेशियो क्या है कि इफ़ ए एंड बी are two quantities of same kind। यहाँ पे जो वर्ड है सेम काइंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। देन देयर रेशियो इज A:B। ये जो सिंबल है कॉलन, इसको हम क्या रीड करते हैं, is to, विच इज़ A:B, और इट इज़ रिटन एज A/B या A/B। अब ये जो A/B है, A/B जो है वो कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई इंटीजर होगा, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ A एंड B। अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही हो तो उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, सेम काइंड, है ना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि कोई इंसान है ना, जो किसी से 2 गुना तेज़ दौड़ता है, ठीक है। तो जब हमने कंपेयर किया तो सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया, ठीक है, स्पीड को कंपेयर किया, तभी हम बता पाए कि कौन कितना तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक इंसान इस पर्टिकुलर स्पीड से दौड़ रहा है और दूसरा इंसान उससे 3 गुना ज़्यादा खाता है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी ही दोनों अलग अलग हो गई, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब भी अपन रेशियो की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग जो 2 क्वांटिटीज़ कंसिडर करते हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती है, ऑफ सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड की क्वांटिटी होनी चाहिए। किसी भी रेशियो को हम लोग और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अ रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे अगर एक रेशियो है A/B, मैंने आपको बोला कि मैं 1/2 को मैं 2/4 भी लिख सकता हूँ, मैं 1/2 को 12/24 भी लिख सकता हूँ, मैं 1/2 को 100/200 भी लिख सकता हूँ। मतलब एक कॉमन नंबर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उस रेशियो को हम दूसरे अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A/B कैन ऑल्सो बी रिटन एज m टाइम्स A/m टाइम्स B। इट ऑल्सो बी रिटन एज n टाइम्स A/n टाइम्स B। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P टाइम्स A/P टाइम्स B एंड सो ऑन। अपन इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं किसी भी रेशियो को। फिर अगर अपन बात करें, जैसे मान लो अगर 2 रेशियोज़ हैं, है ना, जैसे रेशियो बिटवीन 2 रेशियोज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे एक रेशियो है A/B is to C/D। तो इसको लिखना, तो ये अपने आप में A/B कैपिटल A की तरह काम कर रहा है, ऐसे समझ लेते हैं, और C/D जो है वो कैपिटल B की तरह काम कर रहा है। तो वो बन जाएगा A/B होल अपॉन C/D। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये बनेगा AD/BC। सो 2 रेशियोज कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। अब AD अपने आप में एक नंबर बन गया,
तो हम इसको AD इज टू BC भी लिख सकते हैं। सो दिस रेशियोज कैन बी रिटन लाइक दिस। अब अगर मान लो ऐसे बहुत सारे रेशियोज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे अगर मैंने बोला A/B इंटू C/D इंटू E/F। बेसिकली रेशियो क्या है, फ्रैक्शन ही बन के आया ना, लिखा तो अपन ने उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही। तो जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं कुछ फ्रैक्शंस को तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर एक रेशियो दिया हुआ है अपने को A/B, इफ़ A/B इज एनी रेशियो, देन अगर मैं A²/B² की बात करता हूँ, है ना, हमने A का भी स्क्वायर कर दिया और B का भी स्क्वायर कर दिया, देन A²/B² इज इट्स डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं अपन, डुप्लीकेट रेशियो। कई बार वर्ड यूज़ हो जाता है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, तो अपने को ध्यान रखना है। वैसे अगर मैं A3/B³ की बात करता हूँ तो वो इट्स मतलब कौन, A/B। किसकी बात कर रहे हैं अपन, A/B की। तो A3/B³ उसका क्या कहलाएगा अपने पास में, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही कहानी चलते जाएगी आगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अपने पास रेशियो है A/B, इफ़ A/B इज़ एनी रेशियो, देन, और आज हमने स्क्वायर करने की बजाय रूट ले लिया, हमने बात कर ली A⁻1/2 इज टू B⁻1/2। तो ये जो रेशियो कहलाएगा वो A/B का क्या कहलाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहलाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। वैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने अब थर्ड रूट ले लिया A⁻1/3 इज टू B⁻1/3, तो वो A/B का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। और ये कहानी ऐसे आगे चलते जाएगी। जैसे सर अगर अपन एग्जांपल की एक बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल देखें। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2:5 एक रेशियो ले लिया, तो स्क्वायर करेंगे तो 4/25 आएगा। इज व्हाट, डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट, डुप्लीकेट रेशियो किसका, ऑफ 2/5। सिमिलरली क्यूब करेंगे तो 8/125 विल बिकम ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका, ऑफ 2/5। वैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि अब मान लो मैंने रेशियो ले लिया 4/9, मैंने जानबूझ के इसमें परफेक्ट स्क्वायर ले लिया है। तो जब अपन इसका रूट करेंगे तो क्या बनेगा, 2/3। देन 2/3 इज व्हाट, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ व्हाट, 4/9। वैसे मान लो अगर मैंने एक और रेशियो ले लिया 27/64। अगर ये एक रेशियो है, मैंने वापस से दोनों ही नंबर क्यूब लिए हैं, देन अगर मैं इनका क्यूब रूट करता हूँ तो मुझे 3/4 पता चलेगा। 3/4 इज़ व्हाट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। कैसा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। और वो किसका हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा अगेन 27/64 का। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ बात थी अपने पास में रेशियो की, ठीक है, एकदम आसान है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं प्रपोर्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रपोर्शन की, तो वो देखते हैं प्रपोर्शन क्या है।
प्रपोर्शन। जब हम दो रेशियोज़ को इक्वेट करते हैं ना, अगर दो रेशियोज़ है, मान लो एक a अपॉन बी है और दूसरा c अपॉन डी है, तो अगर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी, तो हम बोलते हैं कि दिस टू रेशियोज़ आर इन प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं हम? कि दिस टू रेशियोज़ आर इन प्रपोर्शन। सो व्हेन टू रेशियोज़ आर equal, then they are said to be in proportion। क्या बोलते हैं हम? कि they are said to be in proportion when two ratios are equal। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? That is if a upon b is equals to c upon d, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि a upon b इज़ प्रपोर्शन टू c अपॉन डी। सर ये इक्वल टू है, तो अपन इसको a अपॉन बी को अपन a टू बी भी लिख सकते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, और c अपॉन डी को अपन c टू डी भी लिख सकते हैं। तो a टू बी इज इक्वल्स टू c टू डी। एक और आपने कहीं ना कहीं सिंबल देखा होगा, ऐसे बोलता है a टू बी प्रपोर्शनल टू, ऐसे 4 डॉट यूज़ करते हैं और वो बन जाता है c टू डी। ये जो a और d है, ये जो a और d है, ये जो दो नंबर हैं, ये इस प्रपोर्शन के सबसे लास्ट में है, स्टार्टिंग और लास्ट में है, तो इनको अपन एक्सट्रीम्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक्सट्रीम्स। और ये जो b और c है, जो बीच में बैठे हुए हैं, इनको अपन क्या बुलाते हैं? मीन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मीन्स। ठीक है। सो कई बार होता है, ऐसा बोल दिया जाता है कि कंसिडर अ प्रपोर्शन हुज एक्सट्रीम्स आर 2 and 3, तो a 2 हो जाएगा और d अपने पास में 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब वैसे अगर अपन इसको नॉर्मली देखें तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी मिल जाएगा। और अपने को पता है कि ए और डी क्या थे? एक्सट्रीम्स थे, और बी और सी क्या है? मीन्स हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन के आता है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी था, अगर अपन इनका रेसिप्रोकल कर दें तो वो b अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी बन जाएगा। मतलब कैसे? कि इफ़ a इज टू b इज इक्वल्स टू सी इज टू डी, तो अगर मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया तो मैं ये भी बोल सकता हूँ देन b इज टू a इज इक्वल्स टू d इज टू c। तो हमने इसमें क्या कर दिया? इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैथमेटिकल भाषा में हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। क्या बुलाते हैं हम? इन्वर्टेंडो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इन्वर्टेंडो। अभी अल्टरटेंडो आएगा, कंपोनेंडो आएगा, डिविडेंडो आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कंपोनेंडो डिविडेंडो है। आपको काफ़ी सवालों में वो देखने को मिलेगा अपने 11th और 12th में। वैसे ही अपने पास में a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी था, तो यदि मैं इधर जो b डिनोमिनेटर में था उधर उसको न्यूमरेटर में ले जाऊँ अपोजिट साइड, और c को मैं नीचे ले जाऊँ, तो वो क्या बन जाएगा? जैसे अगर इफ़ a इज़ टू b इज इक्वल्स टू सी इज़ टू डी था, तो मैं a इज़ टू सी इज इक्वल्स टू b इज़ टू डी भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इनको क्या कर दिया? ऑल्टरनेट कर दिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ऑल्टरटेंडो। क्या बोलते हैं अपन इसको? ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, इसमें अपन ने ऑल्टरनेट कर दिया। फिर अगर मान लो मैंने लिखा है कि इफ़ a इज़ टू बी इज इक्वल्स टू सी इज़ टू डी, तो हम ये बोलते हैं कि a प्लस बी इज़ टू बी नीचे ही लिख देते हैं अपन थोड़ा सा, तो क्लियरली दिखेगा वो। देन
देन मैं ये भी बोल सकता हूँ a प्लस बी इज टू बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी इज टू डी। अब कई बार लगता है कि आया कैसे है ना, तो इसको अपन देख लेते हैं कि ये कैसे आया होगा। अपने को पता है कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो क्या मैं इसको इसमें अगर मैं दोनों जगह पे +1 करूं तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। +1 किया तो एलसीएम भी ले सकता हूं मैं, तो ये a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी मिल जाएगा। तो इस a प्लस बी अपॉन बी को मैं a प्लस बी इज टू बी लिख सकता हूँ और c प्लस डी अपॉन डी को मैं c प्लस डी इज टू डी लिख सकता हूँ। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? कंपोनेंडो। क्या बुलाते हैं? कंपोनेंडो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कंपोनेंडो। अगर इसके आगे अपन बात करें कंपोनेंडो के आगे, तो जैसे अभी मैंने +1 किया था उसी तरीके से मैं -1 भी कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास में रेशियो है इफ़ a इज़ टू b इज इक्वल्स टू c इज़ टू d, तो मैं ये भी बुला सकता हूँ a माइनस b इज़ टू b इज इक्वल्स टू c माइनस d इज़ टू d। अगर अपन इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सेम वही तरीका है, वहाँ पे अपन ने +1 किया था, अब यहाँ पे +1 नहीं करके हम क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो इसको अपन क्या बुलाते हैं? डिविडेंडो। क्या बुलाते हैं? डिविडेंडो। अब काफ़ी जगह पर क्या होता है ना, ये दोनों कंबाइन होके आते हैं। कैसे कंबाइन होकर के आते हैं सर? तो कंबाइन अगर मान लो मैंने लिखा इफ़ a इज़ टू b इज इक्वल्स टू c इज़ टू d। आप ये सोचो कि इसका जो LHS पार्ट है वो क्या है? a प्लस बी अपॉन बी, और इसका जो LHS पार्ट है वो क्या है? a माइनस बी अपॉन बी। अगर मैं डिवाइड करूँ तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में LHS में क्या बचेगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। वैसे RHS के पास जाएंगे तो एक है c प्लस डी अपॉन डी, दूसरा है c माइनस डी अपॉन डी। इनको डिवाइड करेंगे तो d और d कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को c प्लस डी अपॉन c माइनस डी मिलेगा। तो हमने क्या किया? कंपोनेंडो और डिविडेंडो साथ में अप्लाई कर दिया, तो इसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बुलाते हैं, या आप इसको प्यार से C&D रूल भी बुलाते हैं, C&D रूल। तो यदि अपने पास में a इज टू बी इज इक्वल्स टू c इज टू d है, तो मैं इसको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिख सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखेंगे अपन कि जब भी अपन प्रपोर्शन की बात करते हैं हम हमेशा दो रेशियोज इक्वेट करेंगे। और कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल काफ़ी जगह पर आप ऑब्जर्व करेंगे आगे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने का तो मन करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सिर्फ एक ही में हम लोग एक ही साइड लगा देते हैं, या वो रेशियो इक्वल नहीं होते फिर भी हम सोचते हैं कि लग जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वो दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी होगा, तभी आप C&D रूल की बात करेंगे। तो इसको अपन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, साथ में लग गया। या आप इसको प्यार से C&D रूल भी बुला सकते हैं, इसको C&D रूल भी अपन बुला सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इसे बहुत सारे रेशियोज इक्वेट कर दिए जाते हैं, दो होते हैं वहाँ तक तो ठीक है ना। अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा अपन रेशियो इक्वेट करते हैं तो कई बार अपने को कोई अननोन फाइंड करना होता है, तो हम उन सभी रेशियो को एक नए कांस्टेंट k से इक्वेट कर देते हैं। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैंने k लिया है, आप कुछ और ले सकते हैं, तो वो नया कोई कांस्टेंट है जिसको अपन उससे अपन इक्वेट कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह पर अपने को उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जो अपन कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या उसमें कोई अननोन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इफ़ 2 और मोर ratios are equal, then they are equated by any constant, और उस कांस्टेंट को हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं से के। दैट इज, मान लो इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी है इज इक्वल्स टू e अपॉन एफ है। ऐसे बहुत सारे रेशियोज़ हो सकते हैं, तो इन रेशियोज़ को हम सबको किससे इक्वेट करेंगे? एक कांस्टेंट
के से। तो ये सारे रेशियोज इक्वेट हो जाएंगे किससे, कांस्टेंट के से। अब अगर अपन आगे बात करें कि जैसे मान लो इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, इक्वल टू ई अपॉन एफ है, एंड सो ऑन, ये चलते जा रहा है। तो इन सब को अपन न्यूमरेटर्स को ऐड करके और डिनोमिनेटर्स को आपस में ऐड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब दिस इज व्हाट सम ऑफ न्यूमरेटर्स from all the ratios and this is what sum of denominators from all the ratios। और ये कहानी पता है कैसे है, कई बार डाइजेस्ट नहीं होता है। अब आप सोचो कि ऊपर वाला अगर अपन पॉइंट देखें तो अगर इसको वेरीफाई करना है तो सर 3 से ज़्यादा रेशियोज़ है, तो आपने बोला के से इक्वेट कर दिया, तो मैंने इसको के मान लिया। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, बी इंटू के। सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, डी इंटू के। ई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एफ इंटू के। अगर आप इस ए सी ई की जगह पर वो वैल्यू रखेंगे, ए को रखेंगे बी इंटू के, सी को रखेंगे डी इंटू के, ई को रखेंगे एफ इंटू के, तो ऐसे न्यूमरेटर में सब में के कॉमन आएगा। के कॉमन आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, बी प्लस डी प्लस एफ एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी बी प्लस डी प्लस एफ था ही, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बचा कितना, के। जब हमने इन सभी रेशियोज को के से इक्वेट किया था तो इसकी वैल्यू भी के आ गई। मतलब कहने का ये हुआ कि दिस रेशियोज आर इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। ये जो भी रेशियोज हैं वो किसके बराबर आ गए, न्यूमरेटर्स के सम अपॉन डिनोमिनेटर्स के सम के बराबर। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे ही मान लो कि इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, ऐसे कहानी चलते जा रही है। तो आप इन सब को, जैसे अगर मैं a अपॉन बी की बात करूं वो इक्वल है सी अपॉन डी के, तो a अपॉन बी में मैं कोई कांस्टेंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। मान लो मैंने x किया तो वो क्या बन गया, x इंटू ए। वैसे अगर मान लो मैंने c अपॉन डी में कोई y कांस्टेंट इक्वेट कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वैसे ई अपॉन एफ में मैंने कोई जेड कर दिया, तो ये नए रेशियोज़ बन गए और वापस से उनके न्यूमरेटर का सम करूँगा तो वो मुझे कुछ ऐसे नज़र आएंगे। एक्स इंटू बी वाई इंटू डी प्लस जेड इंटू एफ। अगर मान लो मैंने लिखा है इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ एंड सो ऑन। तो जैसे अभी अपन ने x मल्टीप्लाई किया, पहले अगर मान लो मैं a अपॉन बी को मैं पावर कुछ रख दूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो उसमें सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि पावर अलग अलग करेंगे तो फिर सेम नहीं हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और फिर मैं उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं और मैं सबकी पावर हटाने के लिए ओवरऑल 1/n कर दूं, तो ये कहानी किसके बराबर हो जाएगी, x इंटू ए रेस टू पावर एन, वाई इंटू सी रेस टू पावर एन, z इंटू ई रेस टू पावर एन एंड सो ऑन अपॉन x इंटू बी रेस टू पावर एन, y इंटू डी रेस टू पावर एन प्लस z इंटू एफ रेस टू पावर एन एंड सो ऑन। और ये पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/n, तो वापस से क्या हो गया अपने पास में बैलेंस्ड हो गया। ये सब वही है जो अपन ने कैसे इक्वेट किया उसी के रिजल्ट से। जैसे मैंने आपको एक ऊपर वाला समझाया कि वो न्यूमरेटर ऑफ सम अपॉन सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर कैसे आया, तो उसी तरीके से अपन इसको भी समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर एक छोटा सा अपन क्वेश्चन करें, ठीक है, तो अपन एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a प्लस 3b प्लस अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 3b, होल डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 2a प्लस 3b माइनस अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 3b, देन
देन शो दैट 3bx² माइनस 4ax प्लस 3b इक्वल्स टू 0, ये अपने को शो करना है। ठीक है, अब देखो अगर अपन ऐसे देखे जाए तो ये बहुत रूट वूट आ रहे हैं। अगर अपन डायरेक्टली सोचेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दो, यहीं पे स्क्वायरिंग कर दो, तो बहुत सारे रूट्स इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इजी वे में अटेम्प्ट किया जाए इस क्वेश्चन को। तो इजी वे में करने के लिए अपन एक काम करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें इसका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है RHS में है ना, उसमें टर्म्स सेम ही है, बस ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। तो जो RHS है, अब बोलेंगे सर रेशियो था, तो RHS में तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को तो नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में वो आ रहा है x/1 और न्यूमरेटर में यही वाला टर्म है 2a प्लस 3b अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 3b अंडर रूट ऑफ 2a प्लस 3b माइनस अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 3b। अब हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो नाउ यूजिंग C एंड D रूल। तो जब हम C एंड D रूल यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि LHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिमिलरली RHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो जब मैं न्यूमरेटर ऐड करूँगा ना, तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2a प्लस 3b मिलेगा। और डिनोमिनेटर के पास जाएंगे तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये वाला जो टर्म है फर्स्ट वाला ये नेगेटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 2 टाइम्स 2a माइनस 3b। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो है 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना फिर x+1 अपॉन x माइनस 1 और इधर बचेगा अंडर रूट ऑफ 2a प्लस 3b अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 3b। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। तो जैसे अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, इधर x+1 द होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर और इधर से रूट उड़ जाएगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद में एक और अपन आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? एक बार और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। अगेन यूजिंग C एंड D रूल। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b वापस अपने को कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र आएगा। इसको अपन लिखेंगे x+1 द होल स्क्वायर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और इधर 3b उड़ेगा तो ये बनेगा 4a और इधर 2a उड़ेगा तो बनेगा 6b। इसको जब अपन एक्सपांड करते हैं तो a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो x² प्लस x² तो 2x² हो गया, 1 + 1 2 हो गया, इधर का 2x इधर का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर x² कैंसिल आउट होगा, 1 1 कैंसिल आउट होगा, इसका 2x और इसका माइनस 2x तो माइनस माइनस प्लस तो बनेगा 4x। इसको लिखेंगे अपन 2a अपॉन 3। अब मैं 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया 3b टाइम्स x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2a टाइम्स 2x। तो ओवरऑल आ गया 3b टाइम्स x² माइनस 4ax प्लस 3b इक्वल्स टू 0 एंड हेंस दिस इज़ द आंसर। तो वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना, अगर अपन इतना नहीं भी करते तो भी ले आते, लेकिन लेंदी था। मेन कराने का रीज़न ये था आपको कि आपको पता चल सके कि कंपोनेंडो डिविडेंडो किस तरीके से यूज़ करना है और उसको यूज़ करके अपना जो क्वेश्चन है वो इजीली कैसे सॉल्व होता है, बस यही पर्पस था। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कैसे करना है। तो वो जो रूट जो कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था उसको अपन ने आसान करने के लिए C एंड D यूज़ किया।
तो ये कुछ बात थी अपनी रेशियो एंड प्रपोर्शन की, उसमें अपन ने क्वेश्चन देखा कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल को यूज़ करने वाला। अब आगे चलते हैं, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, ठीक है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जब यूज़ करने की बात आती है तो बच्चे को ध्यान नहीं रहता है, या भूल जाता है, या वो गलत तरीके से इसको यूज़ करता है। तो बेस्ट हम लोग अभी देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा, आप एक्सपोनेंट को पावर भी बुलाते हैं, आप एक्सपोनेंट को डिग्री भी बुलाते हैं, और इस एक्सपोनेंट को आप इंडेक्स भी बुलाते हैं। तो जो पावर है वो आप 3-4 तरीके से अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट बुला सकते हैं, पावर बुला सकते हैं, डिग्री बुला सकते हैं, या इंडेक्स बुला सकते हैं। यदि मैं बात करूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, तो हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, a m n ऐसे करके, है ना। हम जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो सीधा लॉज ही लिखते हैं, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यदि मैं सबसे पहले लॉ की बात करूं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, तो किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होता है तो आंसर 1 आता है। अगर किसी भी रियल नंबर की पावर नेगेटिव है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है पूरा नंबर। कई बार गलती क्या करता है बच्चा कि वो -m को a की पावर 1/m लिख देता है, या रेसिप्रोकल भी करता है तो वो 1/a की पावर 1/m लिखता है। बट ऐसा नहीं है, वो ओवरऑल पूरा की पूरा क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। और नो डाउट इस पर्टिकुलर केस में a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं और डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। अगर a⁻m इंटू a⁻n है, यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी अपने पास में, ऐड हो जाएगी। वैसे अगर मैं बोलूँ कि a⁻m अपॉन a⁻n है, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, या आप ऊपर वाली को नीचे लाते हो तो वो n-m बन जाएगा 1/n में। वैसे हम बोलते हैं a⁻m और उस पूरे की पावर n है, तो ये बनेगा a⁻m इंटू n, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन पावर का रूल। पावर ऑन पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। मेरे को एक बात यहाँ पे ध्यान आ रही है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, काफ़ी जगह पर बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि a⁻m द होल पावर n इज़ नॉट सेम एज a⁻m⁻n। ये हमने जो n पावर लगाई है ये ब्रैकेट के ऊपर लगाई है, मतलब ये पूरा आप जो आंसर निकालेंगे उसकी पावर n है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पावर पे पावर है, m की पावर n है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 2⁻² द पावर 3, तो ये कितना बनेगा, 2⁻² इंटू 3 विच इज़ 2⁻6। और यदि मैंने ऐसे लिखा होता 2⁻3, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप 2 का क्यूब करो विच इज़ 8, तो ये बना है 2⁻8। सो वी नो दैट 2⁻6 इज़ नॉट सेम एज 2⁻8। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पावर ऑन पावर है, अपने पास में पूरे की पावर जब है तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज़ वो एज इट इज़ रहेगी। फिर अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो जैसे अगर मान लो मैंने लिखा हुआ है a⁻p/q, तो हम क्या करेंगे, a⁻p निकालो और उसका आपको क्या चाहिए, क्यूथ रूट चाहिए। क्या चाहिए, क्यूथ रूट चाहिए। या कई बार ये भी होता है कि पहले आप a का क्यूथ रूट निकालो और उसकी पावर क्या करो, p करो। बस ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि एक ऐसा नंबर ले रहे हैं अपन, है ना, ताकि पावर, जैसे अगर मान लो अपने को स्क्वायर रूट हो गया तो स्क्वायर रूट निकालने के टाइम पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अंदर नेगेटिव टर्म ना हो, है ना, क्योंकि हो सकता है p अगर ऑड हुआ तो नेगेटिव का पावर ऑड रहेगा तो वो तो नेगेटिव ही रहेगा, तो फिर वो नंबर अपने पास में रियल नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो बस ये अपन जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ दिक्कत आएगी तो अपन उसको क्वेश्चन के हिसाब से अपन
चेंज कर सकते हैं या देख के फिर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर मान लो दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस पूरे की पावर कुछ m है, तो आप इनको अलग अलग करके पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। सो दीज आर द सम बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल लो या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल लो, पावर बोल लो, डिग्री बोल लो, इंडेक्स बोल लो, सारी बातें एक ही है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल होता है जो शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो, देखा हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, वो दो रेशियो इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात नहीं है, ये कुछ दूसरा रूल है। जैसे मान लो आपको कोई भी इक्वेशंस दी जाती है, जैसे दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आप उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको इक्वेशन 2 दी और अननोन 3 दे दी है और बोला कि अब आप इसके वैल्यूज़ फाइंड करो, अननोन्स फाइंड करो, तो वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इक्वेशन कम है, अननोन ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करते हैं टू जनरेट द रिलेशन बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स। सो लेट अस एज्यूम देयर आर, इफ देयर आर 2 इक्वेशंस, कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशंस containing 3 variables या 3 unknowns, that is इक्वेशन मान लेते हैं अपन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0। नो डाउट a1 b1 c1 क्या हो गए? कोएफिशिएंट्स हो गए, वो कोई भी रियल नंबर होंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0। हमने जो कांस्टेंट टर्म लिया है वो दोनों जगह पे क्या लिया है? 0 लिया है। तो ये दो इक्वेशन है जिसमें अननोन 3 है, x y और z। देन बाय रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि x अपॉन, अब x की जो इक्वेशन है, सॉरी x के जो टर्म है अपन उसको हाइड करेंगे थोड़ी देर के लिए, इनको अपन हाइड कर देते हैं। तो b1 c2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा अपने पास में? b1 c2, b2 और c1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा अपने पास में? b2 c1। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? b1 c2 माइनस c1 b2, ये क्या बनेगा? x का डिनोमिनेटर इक्वल्स टू माइनस y लिखेंगे, सेकेंड टर्म है तो y लिखा जाएगा। हम y वाले टर्म्स को हाइड करेंगे, फिर लिखेंगे a1 c2 माइनस a2 c1, ये वापस कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो बनेगा कितना अपने पास में? a1 c2 माइनस a2 c1। फिर तीसरा जब z की बात करेंगे अपन, तो हम वापस से z वाला कोफिशिएंट जो है वो हाइड करेंगे, तो वो सीधा सीधा लिखा जाएगा कितना? a1 b2 माइनस a2 b1। सो दिस इज़ द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि अभी अपने पास में कहीं ना कहीं ये x अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन समथिंग इक्वल्स टू z अपॉन समथिंग, ये तीनों रेशियोज़ आए। अब ये 3 रेशियो इक्वेट हो रहे हैं। अभी हमने जब रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा तो हमने देखा था प्रपोर्शन में कि अगर 2 से ज़्यादा रेशियो इक्वेट हो रहे हैं तो हम उसको एक तीसरे किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर सकते हैं, तो हम इक्वल्स टू के करेंगे। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो सब नोन है, ये तो सब हमको पता है। तो इनके जो डिनोमिनेटर्स में जो भी सॉल्व होगा वो कोई ना कोई नंबर्स फॉर्म होंगे, तो x की वैल्यू आएगी किसी ना किसी कांस्टेंट k के टर्म्स में, वैसे y भी k के टर्म्स में आएगा और वैसे आपके पास में z भी k के टर्म्स में आएगा। तो इक्वेशन 2 होने की वजह से और अननोन 3 होने की वजह से हमने क्या कर दिया? एक रिलेशन जनरेट कर दिया, एक रिलेशन डेवलप कर दिया किसके बीच में? x y और z के बीच में।
सो दिस इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अब जैसे अगर इस पर छोटा सा अपन अगर क्वेश्चन देखें तो सॉल्व 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 37। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना, ठीक है। सर अभी आपने बोला कि दो इक्वेशन है और अननोन 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, लेकिन आज तो इक्वेशन भी 3 है और अननोन भी 3 है तो हम तो इजीली सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन कर करके, सब्स्टिट्यूशन कर करके, है ना। लेकिन आज अपन क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल की हेल्प से अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अपन किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इसमें अपन एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल इन 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रूल अप्लाई करेंगे, x अपॉन y का कोफिशिएंट -3 इंटू -6 माइनस 2 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई। देखो आप ऊपर y भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या है ना, वो एक पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आप इधर फिर 2 इंटू -6 माइनस 7 इंटू 4 नहीं कर पाएंगे, आपको पहले 7 इंटू 4 करना पड़ेगा, फिर 2 इंटू -6 करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेटर अपन ऊपर माइनस लगा देते हैं, तो बनेगा 2 इंटू -6 माइनस 4 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू z अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 7 इंटू -3। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को x के जो डिनोमिनेटर उसमें मिलेगा क्या, 18 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन -12 माइनस 28 विच इज़ इक्वल्स टू z अपॉन 4 प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू x अपॉन 10 y अपॉन 40 एंड z अपॉन 25। मैंने आपको बोला था कि वो सब नोन है तो डिनोमिनेटर्स नंबर्स मिलेंगे, और आज वो नंबर कितना है अपने पास में 10, 40 और 25। अब ये 2 से ज़्यादा रेशियोज़ है, मैंने अभी आपको बताया कि हम जब 2 से ज़्यादा रेशियोज़ होंगे तो हम उन रेशियोज़ को किससे इक्वेट करेंगे, के से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से जैसे अपन ने के से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 के, y की वैल्यू कितनी आ गई 40 के, और z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 25 के। अगर सिर्फ ये 2 ही इक्वेशन होती तो अपने पास में सिर्फ x y z में रिलेशन आता 10 के, 40 के और 25 के। बट सवाल ने तीसरी कंडीशन और दी है, तीसरी कंडीशन के नाम पे एक थर्ड इक्वेशन दी है। अब x y z की वैल्यू अपन इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यू। जैसे हमारे पास में k आएगा अपने पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। पुट the values of x y z in equation 3। तो जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 थी अपने पास में 4 टाइम्स x विच इज़ 10 के प्लस 3 टाइम्स y विच इज़ 40 के प्लस z विच इज़ 25 के इक्वल टू में था 37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 120 और 25 ये कितना हो जाएगा 160 185 के इज इक्वल्स टू 37। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 37 अपॉन 185 विच इज़ 1/5। तो जैसे अपने पास में k 1/5 आया, वो अपन जो x में जो x y z में जो k के टर्म्स में रिलेशन लेके आए थे, जैसे उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x मिलेगा अपने को कितना 2, y मिलेगा अपने को कितना 8 और z मिलेगा अपने को कितना 5।
तो अपन ने क्या निकाल दी, XYZ की वैल्यूज़ निकाल दी। तो आप देखिए, अगर आप सोच रहे थे कि हम इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाता, तो बेस्ट हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से हमने इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। सो दिस इज़ द अनदर कंसेप्ट विच इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसकी अपने को ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, ताकि ऐसा नहीं कि ये अगर नहीं आएगा तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल होने के चांसेस है, बट अगर हम ये यूज़ कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं इंटरवल्स की। किसकी बात करते हैं, इंटरवल्स की। शायद हो सकता है इंटरवल्स शायद आपने अभी तक कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो इंटरवल्स बेसिकली क्या है अपने पास में, जैसे जो भी पूरे रियल नंबर है अपने पास में, जो रियल नंबर लाइन है, अगर उस रियल नंबर लाइन का अगर अपन एक पार्ट उठा लें, ठीक है, तो वो उस रियल नंबर लाइन का एक हिस्सा है जो कि क्या बन गया, एक अपने पास में इंटरवल बन गया। जैसे पूरी नंबर लाइन अपने पास -∞ से इन्फिनिटी, और मैंने उसमें से 2 to 5 2 से लगाकर 5 तक का एक इंटरवल उठा लिया, तो वो 2 to 5 क्या हो गया, इंटरवल हो गया। अब ये जो 2 to 5 एक इंटरवल जो आया है वो पूरी नंबर लाइन का रियल नंबर का क्या है, पार्ट है, और इस पार्ट को अपन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट। अगर आपको याद हो, जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम में जब लास्ट में लिखा था कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, तो सबसेट का सिंबल भी यूज़ किया था। तो सबसेट क्या है, बेसिकली पार्ट है, ठीक है। जब हम किसी ग्रुप से कोई ग्रुप, छोटा ग्रुप तोड़ लेते हैं तो वो क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। तो वैसे ही अगर किसी सेट में से उसका कोई पार्ट ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, अपने पास में सबसेट बन जाएगा। इंटरवल की ज़रूरत इन जनरल अपने को बहुत पड़ेगी पूरे 2 साल, है ना। और ज़्यादातर अपने को इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में या किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने में इंटरवल की हेल्प लेते हैं हम लोग। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, इंटरवल्स की। So basically intervals are subset on R. They are subset on real number और subset of real number, and जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमको किस काम में मदद करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में या डोमेन फाइंड करने में, एंड जनरली used to find the domain। अब ये डोमेन क्या है, अगर ये कंफ्यूज कर रहा है आपको तो अभी के लिए आप इसको होल्ड करें। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें हम डोमेन वर्ड यूज़ करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे, तब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। यूज टू फाइंड द डोमेन और टू सॉल्व इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, लेकिन इंटरवल्स के बाद हम लोग इनइक्वालिटी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन अलग अलग इंटरवल डिफाइन करते हैं तो अपन थोड़ी देर के लिए कुछ पहले मान लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स। कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, सच दैट ए इज़ लेस देन बी। मान के चलता हूँ कि ए जो है वो बी से कैसा है, छोटा है। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, बट ये कंडीशन है कि ए इज़ लेस देन बी। देन डिफरेंट इंटरवल्स आर डिफाइंड एज। ठीक है, कुछ इंटरवल्स हैं जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटरवल की अगर अपन बात करें तो वो होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको ही बोला ना कि मैंने बोला है कि इंटरवल 1, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर नहीं लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2,5। ये पूरी एक नंबर लाइन है, लेट अस एज्यूम। तो सर इस नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं पर 2 बैठा होगा, यहाँ पे कहीं पर 5 बैठा होगा, नो डाउट दोनों पॉजिटिव है, लेकिन 2 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली उसके लेफ्ट में होगा।
अब 2 से 5 का जो इंटरवल मैंने बोला कि मुझे डिफाइन करना है, तो आपको लगता है सर 2 से 5 के बीच में सब कुछ है ना। अब सवाल ये आता है कि सर जो आप 2 से 5 का इंटरवल बोल रहे हो, इसमें 2 को लेना है क्या, है ना, या 5 को लेना है क्या, या दोनों को लेना है क्या, या किसी एक को लेना है और एक को छोड़ना है क्या। तो जब हम दोनों को नहीं इंक्लूड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। मतलब अगर मैंने लिखा है 2 से 5 का इंटरवल है और एक ओपन इंटरवल है, मतलब 2 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं वो सारे की सारे उस इंटरवल के पार्ट है। बट सिंस इट इज़ एन ओपन इंटरवल, तो ना ही हम 2 को इंक्लूड करेंगे और ना ही हम 5 को इंक्लूड करेंगे। तो जब आप 2 से 5 का ओपन इंटरवल बोलते हैं तो हम इसमें ओपन ब्रैकेट लगाने के लिए या इसको डिनोट करने के लिए हम लोग राउंड ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट जो आप बोलते हैं उसकी हेल्प लेते हैं। तो मैथमेटिकली अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि कंसिडर एन इंटरवल दिस और कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड कि इट इज़ एन ओपन इंटरवल जहाँ पे 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में सारे रियल नंबर लिए हैं, बट ना ही एग्जैक्ट 2 लिया है और ना ही एग्जैक्ट 5 लिया है। 2.000001 is also the part of interval but not exact 2, sorry, हाँ इट्स द पार्ट ऑफ इंटरवल बट नॉट एग्जैक्ट 2। अब जैसे मैंने अगर मान लो इंटरवल लिया 1.1 से लगाकर 1.2, तो हम बचपन में पढ़ के आए हैं कि 2 रियल नंबर भले ही वो आपको कितने भी करीब लगते हो, लेकिन उन रियल नंबर के बीच में भी हज़ारों लाखों करोड़ों रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो 1.1 से लगाकर 1.2 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे इस इंटरवल के पार्ट होंगे। बट आई कांट टेक 1.1 एंड नाइदर 1.2 बिकॉज इट इज़ एन ओपन इंटरवल। द राउंड ब्रैकेट इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ओपन इंटरवल। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है ना, लेकिन अगर मैं उसको ए और बी जो हमने कंसिडर किए हैं अगर मैं आपको उसके टर्म्स में बताऊं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपन फॉर एग्जाम्पल नाम दे देते हैं और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं किसकी, फर्स्ट ओपन इंटरवल की। अभी हमने कंसिडर किया था ए और बी, तो ए और बी जब कंसिडर किया था तो जब आपको ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करना हो तो ओपन इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड ब्रैकेट ए राउंड ब्रैकेट बी। इट सेल्फ रिप्रेजेंट कि x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, सच दैट x इज ग्रेटर देन a but x is less than b, x is greater than a but x is less than b। आपको x को a से बड़ा लेना है और x को b से छोटा लेना है। ये जो मैंने लिखा है सेट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इसको अपन और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन अभी अपन देख रहे हैं। जब इसको नंबर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आपने बोला सर a जो है वो b से छोटा है, a से b के बीच में अपन सारे नंबर्स इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूडिंग a। तो जब a एक्सक्लूड करना है तो अपन इसमें ओपन सर्कल लगाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट एक्सप्लेन्स कि a इज़ नॉट इंक्लूडेड और बाकी एक पूरी सॉलिड लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है कि a से b के बीच के सारे नंबर लिए गए विदाउट इंक्लूडिंग a एंड b। So basically open interval, in case of open interval a and b both are not included. So we mention here a and b both are not included, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड इंटरवल की बात करता हूँ, सो विच इज़ अ क्लोज्ड इंटरवल। कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये हुआ कि आपको ए और बी दोनों को ही इंक्लूड करना है, ठीक है, मतलब ए से बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हो वो तो सारे लेने ही हैं और ए को भी इंक्लूड करो और बी को भी इंक्लूड करो। तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट इन इट सेल्फ रिप्रेजेंट व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, वो अपने आप में
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज इंटरवल। तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा सो बाय डिफॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ क्लोज्ड इंटरवल। इसको जब मैं सेट के फॉर्म में लिखता हूँ तो x कैन बी एनी रियल नंबर सच दैट x इज़ ग्रेटर देन a एंड x इज़ लेस देन b। बट अगर मैंने बोला कि x a से तो बड़ा हो लेकिन x a के बराबर भी हो तो ये लेस देन इक्वल टू लगेगा, और इधर भी x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू b। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सेट। अब उसी को जब अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अपने पास में a है और ये अपने पास में क्या है, b है। तो a से b के बीच में मैं सारे के सारे क्या ले सकता हूँ, रियल नंबर्स ले सकता हूँ इंक्लूडिंग a। जब अपन इंक्लूड कर रहे हैं तो अपन इस सर्कल को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। इसको अपन फील्ड सर्कल भी बोल सकते हैं या अपन इसको क्लोज्ड सर्कल भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइन। मैंने आपको बोला था कि इंटरवल्स हमको किस काम में मदद करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो नेक्स्ट अपन इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, तब आपको और अच्छे से इसका सिग्निफिकेंस नज़र आएगा कि इंटरवल किस तरीके से अपनी हेल्प कर रहे हैं। फिर आता है एक सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी मतलब अपने आप में आधा। अभी जब अपन ने जस्ट ओपन वर्ड यूज़ किया तो ए पे भी ओपन था और बी पे भी ओपन था। जब हमने क्लोज्ड बोला तो ए पे भी क्लोज था और बी पे भी क्लोज था, दोनों को इंक्लूड किया था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को मेंशन करने का मन कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इसको पहले हटा दूँ मैं। हियर ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड। क्लोज्ड के केस में अपन ए और बी दोनों को ही क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब अपन सेमी ओपन की बात करते हैं तो हम अगर सेमी ओपन लिखा हुआ है तो पहले वाला जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू ए और बी, तो जो फर्स्ट एक्सट्रीम है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरवल उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाद वाले को अपन इंक्लूड करेंगे। तो सेमी ओपन इंटरवल का जब अपन केस देखते हैं तो इसमें क्या पता चलता है अपने को कि A इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ सेमी ओपन बट B इज़ इंक्लूडेड। जब इसको अगर अपन सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू A कॉमा B या x इज़ बिटवीन A एंड B इंक्लूडिंग B एंड एक्सक्लूडिंग A। जब इसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड और इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल या फील्ड सर्कल या अनफिल्ड सर्कल। तो ए को ओपन रखना पड़ेगा, ए इंक्लूड नहीं है, और बी को अपन फिल कर देंगे सर्कल को, तो ये बनेगा कुछ। अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे सो हियर ए इज एक्सक्लूडेड एंड बी इज व्हाट, इंक्लूडेड। क्लियर है। जब अपन बात करेंगे सेमी क्लोज की तो सेमी क्लोज में जैसे अपन ने सेमी ओपन में ए को ओपन रखा, ए को इंक्लूड नहीं किया, तो जब सेमी क्लोज की बात करेंगे तो ए को क्लोज रखेंगे तो नो डाउट बाय डिफॉल्ट बी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इट इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सो जब सेमी क्लोज की बात करते हैं सो व्हाट डज इट इम्प्लाई, A is included and B is excluded. So again x is such that x belongs to A comma B but A is included and B is not included. जब इसको नंबर लाइन पे लेकर के जाएंगे अपन तो ये रहा A और ये रहा B। तो A को इंक्लूड करना है तो फील्ड सर्कल, बी को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन सर्कल या अनफिल्ड सर्कल। सो दिस इज व्हाट सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब ये जो भी इंटरवल हमने देखे ना ये सारे के सारे फाइनाइट इंटरवल्स थे, क्योंकि पता था एंड पॉइंट्स अपने को पता है ना, कि भाई ए से शुरू करो बी तक रुको, भले उनको इंक्लूड करो नहीं करो लेकिन है तो कहीं ना कहीं फाइनाइट ही। लेकिन जब अपन इनफाइनाइट इंटरवल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि x कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर जो हमेशा 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा तो कितना भी बड़ा हो सकता है, तो इट इज़ एन इनफाइनाइट इंटरवल। अगर मैंने बोला कि x कोई नंबर हो जो 1 से छोटा हो तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये वापस से इनफाइनाइट है, छोटा तो कितना भी छोटा हो सकता है। तो हम बात करेंगे कुछ
इनफाइनाइट इंटरवल्स की। किसकी बात करेंगे? इनफाइनाइट इंटरवल्स की। इनफाइनाइट इंटरवल्स में भी अपन कुछ देखेंगे अलग अलग पार्ट्स इनफाइनाइट इंटरवल्स की। तो इसमें सबसे पहला अपन डिस्कस कर लेते हैं है ना। अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन a, तो x क्या हो? a से बड़ा हो। x a से बड़ा हो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन a। तो x a से बड़ा हो तो कितना बड़ा हो? कितना भी चलेगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन a। अब a से बड़ा चाहिए, a एग्जैक्ट नहीं चाहिए। कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी अपने को पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो हम कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं लगाते हैं। इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है? एक ओपन इंटरवल होता है। इसको नंबर लाइन पे लिखना है। सो दिस इज़ a। अब अगर ये a है, a से बड़ा चाहिए विदाउट इंक्लूडिंग a, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? a पे ओपन सर्कल और ये बस। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि कहाँ जा रहे हैं अपन? इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ आपको सेकेंड नंबर की बात करें और लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x a भी हो सकता है लेकिन a से बड़ा भी चलेगा। तो जब a को इंक्लूड करना है तो वापस से क्लोज लगेगा, लेकिन चाहे इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो हमेशा क्या लगेगा? ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये a है, आज a से बड़ा चाहिए और a के बराबर भी चलेगा, तो a पे अपन क्या लगाएंगे? क्लोज्ड सर्कल लगाएंगे या फिल्ड सर्कल लगाएंगे। तो ये मिलेगा अपने को x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अगर मैंने बोला कि x इज लेस देन a, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि x क्या हो? a से छोटा हो। तो a से छोटा कितना? कितना छोटा पता नहीं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से चल के आएंगे और a पे रुकेंगे लेकिन a को इंक्लूड नहीं करेंगे। और चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे वो इन्फिनिटी हो, उस पर हमेशा ओपन लगेगा। और इन्फिनिटी बड़ा होता है, माइनस इन्फिनिटी छोटा है, इसीलिए पहले माइनस इन्फिनिटी लिखा गया और बाद में इन्फिनिटी लिखा गया। अब a है इंक्लूड नहीं करना उससे छोटा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर कहीं पे मेंशन्ड है x लेस देन और इक्वल टू है, मतलब x a से तो छोटा हो लेकिन x a के बराबर होगा तो भी चलेगा, मतलब a को इंक्लूड करना है तो हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और इसको वापस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, a से छोटा हो और a के बराबर भी हो तो उसको अपन एक क्लोज्ड सर्कल या फील्ड सर्कल बोलेंगे, और उससे छोटा कितना भी हो सकता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑफ एन इंटरवल। अब अगर ऐसा बोल दिया कि सर a जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा ही आ जाएगा। तो अगर लिखा है x बिलोंग्स टू r, r रिप्रेजेंट्स रियल नंबर, तो अपन इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। नंबर लाइन पे ज़्यादातर केस में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि सर ये पूरी नंबर लाइन ही जो है वो हमारे काम की है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ये तो हमने बात की इंटरवल्स की, ठीक है, जिसमें एक स्टार्ट पॉइंट है एक एंड पॉइंट है और उसके बीच की कोई भी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन कई बार अपन देखते हैं ना कि अगर मान लो सर मेरे को तो ना a से लगाकर b तक कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ a चाहिए और सिर्फ b चाहिए, मतलब अगर x जो है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेता है ना। अब वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नेक्स्ट में देख लेते हैं टाइप नंबर 6 में। सो इफ़ x takes particular values a and b, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट a कॉमा b। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि x की सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, x इज a एंड x इज इक्वल्स टू b, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। अब वो 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। कैसे 2 से ज़्यादा हो सकती है? कि इफ़
ये सेट्स के फॉर्म है जो अपन पढ़ेंगे सेट्स में। 3 वैल्यू ले ली तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए, एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड x इक्वल्स टू सी, या इनमें से कुछ भी वैल्यू x ले सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कर्ली ब्रैकेट्स किसी भी दूसरे इंटरवल के कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। मतलब आप इसको कहीं पर ऐसा नहीं लिख सकते x बिलोंग्स टू क्लोज ए बी कर्ली ब्रैकेट, ये नहीं चलता है। x बिलोंग्स टू ओपन ए बी कर्ली ब्रैकेट, मतलब ओपन और राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे ले करके आए कॉम्बिनेशन में, एक जगह स्क्वायर ब्रैकेट है, एक जगह पे राउंड ब्रैकेट है, एक जगह पे राउंड, एक जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट है। बट कर्ली ब्रैकेट कभी भी जो है आपके पास इनके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगे। दूसरी बात, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी लिखी जाएगी तो चलेगा, बट जब आप इंटरवल लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स लिखने हैं। अब उनके बीच में तो हज़ारों लाखों करोड़ों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपको सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी है, नहीं तो फिर इंटरवल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो आप ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जब कर्ली ब्रैकेट आता है तो अपने को कभी भी राउंड दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट आएगा और वो सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ही यूज़ होगा, अदरवाइज कभी भी कर्ली ब्रैकेट किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात हुई आज अपनी इंटरवल्स की, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि इनइक्वालिटी होता क्या है, क्या रूल्स है इनइक्वालिटी के, और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है, जहाँ पर अपने को इंटरवल की हेल्प लगेगी। तो आज के लिए इतना, इस लेक्चर में काफ़ी था। हम नेक्स्ट और एक वीडियो लेक्चर में इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स एंड हियर। थैंक यू गाइस।